हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम फिर आए एक नए वीडियो के साथ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर 5। ठीक है, चैप्टर 5 और आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, क्लास 10। तो क्लास 10 के जो ज्योग्राफी चैप्टर 5 का जो वीवीआई क्वेश्चन आंसर है, वीवीआई क्वेश्चन आंसर है जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। जितने सारे वीवीआई क्वेश्चन बनते हैं वो सारे वीवीआई क्वेश्चन लेकर के इस वीडियो में लेकर के आए हैं। तो आज हम लोग वीवीआई क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में वो सारे सवाल हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं और श्योर एकदम 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और आप चैप्टर 5 जो है ज्योग्राफी का, ठीक है, आप इसको इजी वे में याद कर सकते हैं इस वीडियो को देख करके। इस वीडियो के माध्यम से मात्र 4 से 5 सवाल याद करें और इजी वे में आप अपने एग्जाम में इजी तरीके से लिख पाएँ। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को देर ना करते हुए हम तो आपको जो चैप्टर 5 है ना, इसके वीवीआई क्वेश्चन तो आज हम लोग करने वाले ही हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही आपके लिए जो बेहतर हमें लगा है, ये बहुत ही अच्छा शायरी आपके लिए है। देखिए, लिखा है कि क्यों है निराश मत छोड़ आस। लिखा है, क्यों है निराश मत छोड़ आस, तू धैर्य यूं ही क्यों खोता है। कर तू प्रयास एक निश्चय के साथ, यूं किस्मत पर क्यों रोता है। अरे तू है अनंत, तू है स्वतंत्र, किस भय ने तुझको रोका है। ये तो तुमने सुना ही होगा, करने से ही होता है, करने से ही होता है। बात सत्य है, बिल्कुल सही है। अब आपको मैं बताता हूँ इसका क्या कहने का मतलब है। इसका कहने का मतलब ये है कि क्यों है निराश मत छोड़ आस। अरे निराश क्यों है भैया आप, आशा को मत छोड़िए, आशा को बनाए रखिए, आशा ही सब कुछ है। तू धैर्य यूं ही क्यों खोता है। अरे यार, धैर्य बहुत ही है ना, आप धैर्य ऐसे चीज को इतना आसानी से क्यों खो देते हो, उसको बनाए रखो ना, धैर्य रखिए, सब कुछ होगा। धैर्य को खोने से कुछ भी नहीं होने वाला है, तो धैर्य को रखना ही पड़ेगा। कर तू प्रयास निश्चय के साथ, आपको प्रयास करना है, प्रयास करना है एक निश्चय के साथ कि मैं निश्चित कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ, आई विल डू इट, मैं इसे करूँगा तो करूँगा, मैं इसे कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब है ये किस्मत यूँ किस्मत पर क्यों रोता है। आप हमेशा किस्मत को ब्लेम करते हैं कि हमारे किस्मत में नहीं लिखी थी, हमारे किस्मत में नहीं था। बात ये नहीं है, क्या पता किस्मत में लिखा हो कि प्रयास करने से होगा, इसीलिए प्रयास जरूर कर। कहता है तू है अनंत, जिसका कोई अंत नहीं उसे अनंत कहते हैं। तू है अनंत, तू है स्वतंत्र, और स्वतंत्र का मतलब आप आजाद हैं। तू अनंत है, तू स्वतंत्र है, किस भय ने तुझको रोका है। अरे वो कौन सा डर है जिसको आपने रोक के रखा है, हैं? आपको किसने रोक के रखा है? ठीक है, उस डर की बात हो रही है। तो ये तो तुमने सुना ही होगा, करने से ही होता है, बोलने से नहीं होता है, बोलने से नहीं होता है। ठीक है, इसलिए करके दिखाना होगा। दोस्तों अब आपकी बारी आई है कुछ करके दिखाने का, कुछ करके दिखाने का। तो अब आप अपने परिवार के लिए, घर के लिए, दोस्त के लिए, शिक्षक के लिए, उन सभी के लिए जो आप पे उम्मीद लगाए रखे हैं कि हमारे बच्चे कुछ अच्छे करने वाले हैं, तो उन सभी के लिए आप उन सभी के लिए कम से कम कुछ अच्छा करके दिखाइए, एकदम बेहतर रिजल्ट दीजिए और बेहतर एग्जाम लेके आइए। यही हमारी मनोकामना है आपसे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए जो हमारा वीवीआई सवाल है वो इस प्रकार से है, एक एक करके हम इसको समझाते हैं आपको। जो पहला सवाल एकदम बहुत ही वीवीआई रहा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एकदम कन्फर्म है कि आएगा ही तो आएगा। जैसे हमें खनिजों का संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। कहने का मतलब है कि जो खनिज हैं, ठीक है, उसकी संरक्षण करना, उसे बचाना ये जरूरी क्यों है। ऐसा क्या है कि अगर इसकी हम रक्षा ना करें, इसकी बचत ना करें, इसका सदुपयोग ना करें तो हमें नुकसान होगा। इसी चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हमें खनिजों की संरक्षण की जरूरत क्यों है। तो सबसे पहले खनिज आपको पता होगा, जिसे हम लोग खान से खोद के निकालते हैं उसे खनिज कहते हैं। कहता हमें खनिजों का संरक्षण करने की जरूरत है। इस बात से इस बात से हम वाकिफ हैं कि खनिजों का संरक्षण करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम खनिजों का संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाले पीढ़ी को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें खनिजों का संरक्षण करने की आवश्यकता होती है, अर्थात हमें खनिजों का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बात नहीं सुनाई।
अगर बात समझने की बात की तो एक लाइन का आंसर है, ठीक है। मतलब आज करने के लिए कॉन्सेप्ट इसका मात्र एक लाइन में क्या है कि भैया आवश्यकता क्यों है, तो आवश्यकता ज़रूरत क्यों है, ज़रूरत क्यों है, इसलिए क्योंकि अगर हम इसकी बचत ना करें, इसकी संरक्षण ना करें तो आने वाले पीढ़ी को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बस इतना ही तो है इसका आंसर। इसीलिए हमें खनिजों का संरक्षण करने की आवश्यकता होती है। और आपको दूसरी बात लंबा करके लिखना है तो आप इसमें जोड़ सकते हैं, खनिज क्या है, तो खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। खनिज क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा नहीं पाया जा सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि खनिजों का संरक्षण करने की आवश्यकता होती है। तो अगर आप पॉइंट वाइज लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 बैठाएं और पॉइंट नंबर 1 में दें कि हम इस बात से एकदम जो है सो वाकिफ़ हैं कि सबसे पहले कि खनिजों का संरक्षण करने की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है कि खनिज एक अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। खनिज क्या होते हैं, एक अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, ठीक है। इसलिए पहला ये हो गया। अब इसको डिटेल से करके लिखना कैसे है। मान लीजिए आपने पॉइंट 1 लिखा और लिखा यहाँ अनवीकरणीय संसाधन और एरो दिया और आपने इसको डिटेल से कुछ बताया, इसके पॉइंट के बारे में समझाने के लिए एक्सप्लेन किया कि अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं, ठीक है। मतलब जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो इस प्रकार से देखा यह गया कि अगर यदि खनिज अनवीकरणीय संसाधन है तो अगर मान लीजिए कोयला है, कोयला को मैंने एक बार जलाया, राख बन गया, खत्म हो गया, फिर वो कोयला नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो कहने का मतलब एक बार उपयोग किया खत्म हो गया कोयला, फिर वो दोबारा उसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तो पहला पॉइंट ये बन गया। अगर दूसरा पॉइंट की बात करें हम, तो अगर इसका हम दुरुपयोग करें, दूसरा लिखिएगा, अगर इसका हम दुरुपयोग करें तो आप ये भी लिख सकते हो दूसरा पॉइंट में कि आने वाले पीढ़ी को, आने वाले जो पीढ़ी हैं, आने वाले पीढ़ी को समस्या का सामना करना पड़ सकता है ना। आप फिर लिखिएगा, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हम खनिजों का संरक्षण नहीं करेंगे, अगर उसका हम दुरुपयोग करेंगे, है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारे जो आने वाले पीढ़ी हैं, नेक्स्ट पीढ़ी हैं, उसको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यह संसाधन उससे नहीं मिलेगा और उससे बहुत ही उसके भविष्य में दिक्कत होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमें खनिजों के संरक्षण करने की आवश्यकता है। तो आप 2 पॉइंट भी लिख सकते हैं। हम तो लिखने का तरीका हमने 2 बताया, एक तो भैया आपको पॉइंट वाइज कैसे लिखना है, और दूसरा आप बिना पॉइंट के लेना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, पहला सवाल ये आपको याद हो गया होगा। तो आइए दूसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं कि आखिर दूसरा सवाल क्या कहता है। दूसरा सवाल कहता है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, क्यों। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, क्यों। आपको तो ये इस बात से पता चल ही गया होगा कि आखिर ये क्वेश्चन वीवीआई है और ये जब भी पूछेगा आपको 5 नंबर का पूछेगा। इसलिए ये चैप्टर का अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो समझ लीजिए कि 5 नंबर पक्का आपको मिलने की उम्मीद है, आशा है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि ऐसा गेस किया गया, ठीक है। आप मॉडल सेट में देखिएगा तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए, भारत की बात कर रहा है, ठीक है। सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा आपको पता है, सौर से, सूर्य की प्रकाश से जो हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। भविष्य उज्ज्वल है मतलब भविष्य में इसका है, भविष्य में मतलब इसका देखा जाए तो भविष्य में भी इसका सौर ऊर्जा जो है इसका उपयोग हम आसानी से कर सकते हैं, इसका उज्ज्वल है, ठीक है, इसका भविष्य है। क्योंकि इसको हम पॉइंट वाइज लिखें ताकि आपको नंबर बेहतर मिल सके। तो पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, भारत एक उष्णकटिबंधीय या गर्म देश है, ठीक है। इसलिए यहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन क्षमता का की अधिक संभावना है। सही बात है। अरे सौर ऊर्जा का मतलब सूर्य की प्रकाश से प्राप्त करने ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। अगर आपका उष्णकटिबंधीय देश नहीं, उष्ण का मतलब गर्मी है ना, कटिबंध का वो पता ही होगा। तो कहने का मतलब जहाँ अगर गर्म देश नहीं है, मतलब बहुत ठंडा ही ठंडा रहेगा, तो वहाँ अगर धूप ही सही से नहीं मिलेगा तो आखिर सौर ऊर्जा कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है और यहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन की क्षमता अधिक संभावना है, पॉसिबल है। और दूसरी बात की जाए तो सूर्य का प्रकाश प्रकृति का एक फ्री उपहार है, मतलब फ्री में दिया गया, गॉड गिफ्टेड है, और इसलिए ये निम्न वर्ग के लोग भी आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल बात सही बोला इसने, कोई गलत बात नहीं बोला है। बोलिए क्यों सर, क्योंकि सूर्य का प्रकाश, बताइए इसके लिए क्या आपको पैसा देना पड़ता है, कोई पैसा नहीं देना पड़ता, कोई जीएसटी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है सूर्य का प्रकाश लेने के लिए, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये प्रकृति का फ्री में एक उपहार दिया गया उपहार है, जो कि ये गरीब से गरीब लोग भी इसको आसानी से इसका फायदा उठा सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। अगर तीसरा पॉइंट में देखा जाए तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब क्या होता है कि जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, जिसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, मतलब इसको पुनः बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा होता है ना, उसको पुनः बनने में लाखों वर्ष भी लग सकते हैं, इसलिए उसको अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। तो आप बताइए सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है कि नहीं? बोले सर कैसे है? तो आप बताइए, आपने सूर्य के प्रकाश से मान लीजिए सोलर प्लेट लगाया, सोलर प्लेट, ये सूर्य का प्रकाश आया, इसमें धूप पड़ा, इसके धूप से आपने यहाँ इन्वर्टर बैटरी लगाया है और आराम से ये चार्ज कर दिया। ठीक है, बैटरी चार्ज हो गया। अब जो है बैटरी में जो ऊर्जा आपने प्राप्त किया, ये ऊर्जा बल्ब जला के, मोबाइल चार्ज करके, पंखा चला के, टीवी चला के आपने खपत कर दिया। फिर दूसरा दिन सूर्य का धूप निकलेगा, फिर आपको मिल गया। तो इस प्रकार से आप बार बार इसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बताइए? तो ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो चलिए, हाँ, इसका उपयोग बार बार किया जा सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में इसका उज्जवल भविष्य है। और अगर चौथा पॉइंट देखा जाए तो सौर ऊर्जा का प्रयोग करके हम बहुत से विदेशी मुद्रा को बचा सकते हैं। बात सही है। अगर यदि मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे हैं, बाइक ही चला रहे हैं, लेकिन गाड़ी में अगर मान लीजिए हमारे पास एक सुविधा आ गया कि भैया इलेक्ट्रिक बाइक आ गया, इलेक्ट्रिक, ठीक है, जो चार्ज कीजिए, एक बार चार्ज करने के बाद ये गाड़ी चलेगी। बताइए, आप बताइए, अगर ये चीज़ें जब निकल गया तो आपका पेट्रोल ईयर की बचत होगा कि नहीं? एकदम बचत होगी। तो जो लोग पेट्रोल हमारे देश में मान लीजिए नहीं है, ठीक है, पेट्रोल नहीं है, हम विदेश से मंगाते हैं, तो उसके लिए हमें विदेशी मुद्रा देना पड़ता है। तो ये हमारा विदेशी मुद्रा बच जाता है इस प्रकार से। ठीक है, अब कहता है जैसे कि तेल गैस आदि की आयात के कारण दूसरे देशों में देनी पड़ती, बात वही हो गया। नंबर 5, सौर ऊर्जा का प्रयोग हम अनेक प्रकार से कर सकते हैं। बिल्कुल सही बोला, सौर ऊर्जा का उपयोग हम अनेक प्रकार से करते हैं, खाना पकाने में, ठीक है, बल्ब जलाने में, बहुत सारे चीज़ों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपका वीवीआई हो गया। तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन में क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि पवन ऊर्जा का पर टिप्पणी लिखें। पवन ऊर्जा पर टिप्पणी लिखें मतलब इस पर आपको बताना है पवन ऊर्जा क्या है। तो देखिए, अगर बहती हवा से उत्पन्न की गई ऊर्जा को हम पवन ऊर्जा कहते हैं। मतलब पवन ऊर्जा है क्या? तो जब हवाएं तेज गति से चलती है ना, हवाएं तेज गति से चलती है, ठीक है, तो आपको पता होगा जो पवन ऊर्जा से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है, वहाँ पे ऐसे करके पंखा लगा होता है, इसको जोर जोर से, मतलब हवा हवा तेज गति से आती है, इसको घुमा देती है, ठीक है, जिससे कि ऊर्जा प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि बहती हवा से उत्पन्न की गई ऊर्जा को, बहती हवा के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम पवन ऊर्जा कहते हैं। अब कहता है यह एक प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा है। बात सही है। क्या हवा कभी खत्म होने वाली चीज़ है कि नहीं खत्म होने वाली चीज़ है? तो हवा नवीकरणीय ऊर्जा है ना। पवन ऊर्जा को उत्पादन करने के लिए पवन चक्की की आवश्यकता होती है, मतलब इसको लगाया जाता है, और वैसे स्थानों पर लगाया जाता है जहाँ हवाएं तेज गति से चलती हो। ऐसा नहीं कि हवाएं धीमे धीमे चलती हो तो पवन चक्की घुमा ही नहीं पाएगा, और घुमा नहीं पाएगा तो ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो पाएगा, इसीलिए। ठीक है, तो इसका अगर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखा जाए, तमिलनाडु में भयानक पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है, तमिलनाडु के नागरकोइल में। ठीक है, और एगो राजस्थान का जो होता है जैसलमेर, है ना, जैसलमेर जैसे करके एक स्थान का नाम है, वहाँ भी पवन ऊर्जा का मतलब जो उत्पादन होता है। और भी सारे बहुत, आंध्र प्रदेश से कर्नाटक के केरल तरफ वहाँ भी पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो आप इस प्रकार से इसका आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कहता है, अगला सवाल कहता है भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र का नाम लिखें। भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र का नाम लिखें। अब बताइए, भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र का नाम, आपको कोयला क्षेत्र का नाम पूछा है, आप इसको कितना रटा लाए? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। आप ऐसे रट्टे मारिए तो आपको याद नहीं होगा। फिर भी अगर आपकी इच्छा हो तो आप याद कर सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है उसमें। लेकिन फिर भी मैंने इसका एक मैप ले आया, देखिए आप मैप के थ्रू से याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैप आपको दिख रहा होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आपको मैप में कोई प्रॉब्लम तो हमारा मैप का क्लास आप देख सकते हैं, ठीक है। हमारा जो मैप का क्लास है वहाँ पे देख लीजिए, बहुत ईजी में आप में बहुत ईजी तरीके से हम उसको वहाँ याद करा दिए, तो आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं और बिल्कुल ईजी वे में याद कर सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर जो अभी हम सवाल पढ़ रहे हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे इंडिया का मैप खुला हुआ है, जैसे कि ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये वाइट कलर का जो दिया है, ये वाइट कलर का इसमें लाइन लाइन ऐसे करके खींचा हुआ है ना, ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला क्षेत्र जहाँ भी दिखेगा समझिएगा वो कोयला क्षेत्र है। तो हमें कोयला क्षेत्र की बात करनी है, हमें कोयला क्षेत्र के बारे में पढ़नी है, कोयला क्षेत्र के बारे में जानना है। तो देखिए, आप जिससे कि आपको पता होगा, आपको मैप क्लास में पता होगा कि ये क्षेत्र क्या है, तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु आप दे सकते हैं। अगर परफेक्ट जानकारी बताना है तमिलनाडु के नवेली में, आप नवेली दे सकते हैं, रेनी दे सकते हैं, सिंगरेनी जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद तलचर दे सकते हैं जो कि उड़ीसा में है,
कोरबा दे सकते हैं जो कि आपका छत्तीसगढ़ में है, सिंगरौली दे सकते हैं जो कि आपका कहाँ पर है ये, हाँ मध्य प्रदेश में है। इसके बाद अगर हम बात करें तो झारखंड के झरिया बोकारो और पश्चिम बंगाल के देख सकते हैं तो यहाँ पे रानीगंज में है। इसी प्रकार से आप यहाँ मेघालय में देखते हैं, मेघालय के हिस्सा में भी है और असम में भी है। तो इस प्रकार से आप देख रही है, ठीक है। तो अगर इसी चीज़ को आपको क्या स्टेट का नाम बताना पड़ता तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, फिर आप देख रहे हैं ये महाराष्ट्र दे सकते हैं, और ये दे सकते हैं मध्य प्रदेश दे सकते हैं, छत्तीसगढ़ दे सकते हैं, उड़ीसा दे सकते हैं, झारखंड दे सकते हैं, मेघालय दे सकते हैं, असम दे सकते हैं। तो ये सब क्या है, कोयला क्षेत्र हैं। तो आप बताइए, आप आपको जितना पूछेगा उतना जवाब दे सकते हो। तो अगर ये नक्शा आपके दिमाग में बैठा हुआ तो इजी वे में आप इसका आंसर दे सकते हैं कि नहीं, आराम से दे सकते हैं। तो चलिए, ये रहा कि ये बात कोयला क्षेत्र को कैसे याद करना है, कैसे बताना है। चलिए, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कोयला क्षेत्र के बाद आता है खनिज क्या है, ठीक है। ये भी बहुत वीआई क्वेश्चन है, भले एक नंबर का पूछे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छा सवाल है, इसको भी आप पढ़ लीजिए, ठीक। खनिज है क्या, तो खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ है जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं, उसे खनिज कहते हैं। जैसे लोहा, अभ्रक, कोयला, ये सब क्या है, खनिज हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है भारत में लोहे के किन्हीं 3 क्षेत्र का नाम लिखें। लोहा का क्षेत्र क्या है, तो यहाँ पर मैंने लिख के रख लिया पहले, ऐसे ही झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, लेकिन फिर भी आप मैप में देखना चाहते तो देख सकते हैं, ठीक है। नक्शा में आप नक्शा में देख लीजिए, लो क्या है, 1 मिनट। नक्शा में पूछा है भारत में लोहे के किन्हीं 3 क्षेत्र, लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखिए, आप देखिए यहाँ लोएस्ट रेड कलर का दिया, लोएस्ट की खान, तो बस जहाँ लो ऐश करेगा वहीं लोहा पाया जाएगा ना, क्योंकि ऐश से ही कोई चीज़ प्राप्त किया जाता है, खनिज वगैरह। तो देखिए, आप ये दे सकते हैं, ये क्या भैया, ये आपका है कर्नाटक है, ये क्या भैया, ये आपका महाराष्ट्र भी आता है, ये क्या है, तो ये आपका आप देख सकते हैं, अगर ध्यान से देखिएगा तो कुछ क्षेत्र आपका महाराष्ट्र का है और कुछ क्षेत्र आपका छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। और अगर हम ये बात करें तो यहाँ पर आपका झारखंड भी है, पश्चिम बंगाल भी है, उड़ीसा भी है, ठीक है। तो ये सब क्षेत्र आप नहीं, सॉरी, अगर देखा जाए सॉरी, पश्चिम बंगाल नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल ये वाला लाइन हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर में आपका ये हो गया उड़ीसा और ये हो गया आपका झारखंड, ठीक है। तो उड़ीसा और झारखंड 2 जगह हो गया, और इस प्रकार से देखें तो हमारा ये छत्तीसगढ़ आ जाता है। छत्तीसगढ़ के बाद ये आपका महाराष्ट्र भी आ जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, तो लो अयस्क के क्षेत्र हैं जहाँ पे लो अयस्क पाए जाते हैं। तो आई होप, तो ये हमारा जो वीडियो था वो क्लास 10 के ज्योग्राफी चैप्टर 5 का जो वीवीआई क्वेश्चन है वो मैंने करा दिया है, ठीक है। ये भी किसी का सवाल था, मतलब किसी ने पूछा था, ठीक है। कोई बच्चे ने कमेंट करके कहा कि सर चैप्टर 5 का जो है सो सर उसका वीवीआई क्वेश्चन अपलोड कर दीजिए। तो इसीलिए उसका भी थोड़ा हम बात रख रहे हैं, क्योंकि हम बार बार कमेंट में कहते हैं कि किसी बच्चे को कोई सवाल में दिक्कत हो एसएसटी में तो आप कमेंट जरूर करें। तो उसने कमेंट किया तो उसका भी बात ध्यान में रखा जाएगा और उसका रिप्लाई हम तुरंत देने वाले, मतलब वीडियो तुरंत अपलोड करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।